वेलकम बैक क्लास 11th। तो आज इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इक्वल राइट्स की। जब हम बात करते हैं कि इक्वल राइट्स का मतलब क्या है ना, हम कहते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिले, तो इसका एक्चुअली में सेंस क्या है अपार्ट फ्रॉम बीइंग इक्वल। जब आप इसको देखते हो तो किस तरीके से इसका एक्चुअल मीनिंग आती है, इन चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड किया है कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 में आप ये चीज़ देखते हो। तो आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि इक्वल राइट्स। तो आप सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जब सिटीज़न है ना, कोई किसी भी कंट्री का कोई सिटीज़न है, तो जो जितने भी सिटीजन्स होंगे उन सबको राइट्स बराबर मिलेंगे जैसे किसी एक पर्सन को मिले हैं। अगर मान लेते हैं कोई एक रिच पर्सन है, किसी कंट्री को बिलोंग करता है, तो जो राइट्स उसके होंगे तो सिमिलर राइट्स पुअर लोगों के भी होंगे, सिमिलर राइट्स मिडिल क्लास लोगों के भी होंगे एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम या फिर किसी चीज़ पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। तो रिच या फिर पुअर सबको एक सेट ऑफ बेसिक राइट्स मिलेंगे कि ये सेट ऑफ बेसिक राइट्स सबके लिए हैं, जो फंडामेंटल हैं, जो सबके होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनसे एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर होती है स्टेट के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, वेदर पर्सन इज रिच और ही इज़ पुअर, तो आप देखोगे कि तो रिच हो या फिर पुअर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको मिला है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के पास कोई अपनी बात रखनी है, तो चाहे रिच होगा या पुअर, दे ऑल कैन एक्सप्रेस देमसेल्स, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वो राइट प्रोवाइडेड है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो राइट्स हैं, क्या तब भी कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि अर्बन पुअर की बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। अब अर्बन पुअर क्या है? अर्बन पुअर में आप देखोगे कि ये जो लोग स्लम में रहते हैं जनरली, है ना, स्लम ड्वेलर्स, या फिर जो दूसरी सिटी से आकर यहाँ पर छोटे टाउन से या विलेजेस में आकर नई सिटी में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, वर्क करते हैं, लो वेजेस का कोई काम करते हैं, कैजुअल लेबर होते हैं। ठीक है, घर में आपको पता है कि जो मेड का काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प वाला, इस तरीके के लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, तो आप इनको देखो कि जब भी कुछ होगा तो दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज अनवेलकम्ड विजिटर्स। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा ये लोग बाहर से आए हैं, इन लोगों के पास स्किल्स नहीं है, ये लोग सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं, तो दीज पीपल शुड नॉट बी अलाउड इन सिटी। और इस तरीके की चीज़ों को होता है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा कि इनको रहने की प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, है ना, जो इनको वेजेस होंगी वो प्रॉपर नहीं मिलेंगी, उसमें भी इनके साथ कुछ ना कुछ जो है आपको कम दोगे, कोई वेजेस देता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कुछ होता है, तो सबसे पहले दीज पीपल आर ब्लेम्ड, है ना। तो आप देखते हो कोई क्राइम हुआ है, कोई चोरी हुई है किसी के घर में, तो सबसे पहले पीपल पॉइंट फिंगर्स एट डोमेस्टिक हेल्प जो होता है। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आप देखो कि जब यहाँ पर जो रह रहे होते हैं स्लम्स में आपको पता है बहुत स्पेशियस जगह नहीं होगी, बहुत आपको क्लीन हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होगी लिविंग की। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही लो एरिया है जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, पुअरली मेंटेन्ड एरिया है। एक छोटा सा रूम होगा, है ना, उसमें 10-15 लोग रह रहे होंगे। ठीक है, तो उस रूम में और जो है कई तरीके के आप देखोगे कि उसके बाहर ही ड्रेनेज सिस्टम होगा, बाहर ही जो है जो आपकी नालियाँ होंगी या फिर जो नाले होंगे वो बाहर से ही घर के बह रहे होंगे, पीछे की तरफ होंगे, जिससे डिसीजेस स्प्रेड होने का खतरा ज़्यादा होता है। साथ ही साथ फ्लाइज एंड रैट इन्फेस्टेशन, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। फिर यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो सैनिटेशन में आप देखते हो कि हाइजीनिक वो कंडीशंस नहीं होगी, उसके अलावा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होगा, है ना, प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं होंगे, एक कॉमन टॉयलेट होगा, उसको सब लोग यूज़ करते होंगे और उसमें भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी बिकॉज एवरीबडी इज़ यूजिंग। तो उस वजह से आप देखते हो कि उसमें क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं, हेल्थ इश्यूज एंड कंडीशंस। ठीक है, सैनिटेशन। फिर अब एक बात बताओ आप कि जैसे आपने देखा ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये लोग जो है इस कंडीशन में रहने के लिए इनको रहने देना चाहिए? मतलब मेरा क्या पूछने का आपसे ये है कि क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है कि ये लोग ऐसी कंडीशन पे रह रहे हैं? नहीं, जस्टिफाइड नहीं, बिकॉज स्टेट ने कहा है कि आप सबके पास एक बेसिक सेट ऑफ राइट्स हैं, एक सबके पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। ठीक है, बट स्टेट सबको ये प्रोवाइड नहीं करा सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो लोग कंसीडर करते हैं इनको आउटसाइडर्स या फिर
टाउन पीपल इनको क्या कहते हैं जो है अनवेलकमिंग विजिटर्स इनको कंसीडर करते हैं। बट एक चीज़ आप देखो, अगर ये लोग नहीं होंगे तो जो घर के बेसिक काम है या फिर जो चीज़ों के काम है, जो भी हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे वो लोग क्या कहते हैं घर में मेड का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके पता है यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं, बर्तन साफ़ कर रहे हैं, घर को साफ़ कर रहे हैं, ड्राइवर का काम कर रहे हैं, आपके रैक पिकर्स हैं, गार्बेज कलेक्टर्स हैं, इस तरीके की चीज़ें फिर कौन करेगा? तो इन लोगों का भी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन दो जो वर्क वो करते हैं वो छोटा है, कंसीडरिंग कि हम लोग उसको छोटा मानते हैं ना, एज अ सिटीज़न कि हम लोग उसको छोटा मानते हैं कि ये काम तो छोटे लोग करते हैं, बट वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो काम नहीं होगा तो आप देखो लाइफ स्टिल हो जाएगी, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। अगर अभी 2 दिन आपके घर पे गार्बेज कलेक्टर गार्बेज लेने नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? आपकी जो है जो गार्बेज वाली बाल्टी होगी, जो भी होगा डस्टबिन, वो पूरा फिल हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, या तो उसको आप आसपास कहीं डिस्पोज ऑफ करोगे किसी प्लॉट में, उससे प्रॉब्लम आप ही के लिए आएगी कि बाद में वहाँ पर जब कूड़ा बढ़ेगा तो रैट इन्फेस्टेशन, फ्लाइज और डिसीजेस की चीज़ें बढ़ेंगी। तो इस तरीके से इनका इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ ये लोग हॉकर्स, ट्रेडर्स, स्कैवेंजर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, प्लम्बर, मैकेनिक, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक। तो आप देखते हो ये सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इवन तो हमको डेली वर्क नहीं पड़ता है, प्लम्बिंग का वर्क डेली का काम नहीं है, ठीक है, कि आपके घर में प्लम्बिंग डेली हो रही है, बट जिस दिन अगर प्रॉब्लम आती है तो आप देखो उस दिन कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर आपके वॉशरूम में कोई जो है टैप लीक कर रहा है, या फिर कोई टैप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो जो वाटर टैंक है उसमें पानी प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको देखना है कि इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक। फिर आप देखोगे कि जो सिटी है वो क्या करती है, सिटी एज इन कि जो सिटी है, शहर जो है, वो इन लोगों के लिए क्या करता है? दे डू नथिंग। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि ये लोग स्लम्स में रहते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं रहती हैं, वहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वहाँ पर सैनिटेशन नहीं है, इस तरीके की चीज़ें उन लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इवन दो दीज पीपल फॉर्म अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ लेबर, है ना, जबकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इन लोगों के लिए भी इनिशिएटिव लेना शुरू किया है, बिकॉज आपको पता है कि ये लोग कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, है ना। अगर आप अभी रिसेंट टाइम्स की बात करो तो जब से आपका ये ओला, उबर आया है, रैपिडो आया है, तो आप देखते हो कि कई लोग जो बाहर से आके यहाँ पे रह रहे थे, जिनके पास प्रॉपर जॉब्स नहीं थी, तो उन लोगों ने भी इन चीज़ों में काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम गिग इकोनॉमी। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनकी कंडीशंस को एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ एनजीओज और अदर एजेंसीज, और सोचा कि हम इनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा एज इन कि इनको इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, सो दैट जो इनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है हम उसके लिए इनको अवॉर्ड कर पाएँ। साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट गिवन है कि सबके पास एक सर्टेन बेसिक राइट्स है, राइट टू लाइफ, अच्छे से लाइफ जीने का जो एक राइट है वो इनको भी मिले। जस्ट बिकॉज ये लोग कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं, कहीं पर सेटल होकर आए हैं, लो वेजेस के लिए काम कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा या फिर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखोगे। देन आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज स्टार्ट करी हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जैसे जनवरी 2004 की बात हो रही है ना, स्ट्रीट वेंडर्स हैं बिग सिटीज़ में, तो जो ठेला लगाते हैं, जो साइड पर शॉप्स लगाते हैं छोटी मोटी, उनके लिए प्रॉपर मार्केट बनाई गई। तो उनको मार्केट दी गई कि आप यहाँ पर कम रेंट पर मार्केट लो और इसमें आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, चीज़ों को रेगुलेट करना आसान हो जाता है, चीज़ों को लॉफुली क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप देखते हो स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड पे लगाते हैं, अगर उनको प्रॉपर एक शॉप मिल जाए कम रेट पर, तो वो वहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे स्पेस, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम जो है, रोड पर कंजेशन जो होता है ना, ट्रैफिक लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी सॉल्व हो जाती है। तो आप देखो एक चीज़ से आपकी मल्टीपल चीज़ों का सल्यूशन निकल आता है। फिर आप देखते हो कि इन लोगों के साथ गवर्नमेंट रेगुलेशन, इन लोगों को बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, आपको ये रेगुलेशन फॉलो करना है, सो दैट जब ये रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो इनके साथ कोई हरासमेंट नहीं कर पाएगा। जैसे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, नगर निगम हो गया, पुलिस हो गई,
कि यहाँ पर ये लोग अगर लगाएं तो कोई इनसे इलीगली ब्राइब नहीं ले सकता है कि तुमने अगर लगाया है तो कुछ पैसा दे दो तो फिर भी आप लगाए रहो, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, बिजनेस करने में, कोई काम करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक, फिर साथ ही साथ एनजीओज क्या कर रहे हैं, स्वयं स्लम ड्वेलर्स को उनके राइट्स के बारे में बता रहे हैं कि आपका भी राइट है कि जो है आपको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं, है ना, कि उनका भी एक राइट है, उनको भी ऑर्गेनाइज होना है। जैसे अगर आप बात करो मुंबई या बड़े शहरों में आप देखते हो कि वहाँ पर जो है मेड्स जो घर पे काम करती काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, कि उनकी एक बना हुआ यूनियन की जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सब मिल जाते हैं एक साथ इस तरीके से, क्योंकि उनको राइट्स है कि हाँ हमको एक्सप्लॉयटेशन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरीके की बातें हैं। फिर आप देखोगे कि इन लोगों के लिए कई बार ये लोग खुद कोर्ट पहुंचते हैं या फिर इनके बिहाफ पर कोई कोर्ट पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, PIL आपके में नहीं है, बट एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये उसके बिहाफ पर किया जाता है जिसको जो लगता है कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। मान लेते हैं आपको लगा कि कोई स्लम ड्वेलर्स किसी एरिया में रहते हैं और उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रख पाए, तो उनके बिहाफ पर आपने PIL फाइल कर दी कि कोर्ट में कि इस एरिया के स्लम डवेलर्स को परेशान किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो आपने उनके बिहाफ पर केस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो आप देखते हो ये लोग कोर्ट भी अप्रोच करते हैं ताकि इनको अपने पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मिल सके, है ना। साथ ही साथ जहाँ पर रहने लगते हैं तो ये वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एज अ वोटर, वहाँ पर वोटिंग करते हैं। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप देखते हो कि इनको अवेयर किया जाता है कि अगर वोट करना है तो आपके पास परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हट्स में रहते हैं, है ना, स्लम डवेलर्स होते हैं, तो फिर वो परमानेंट जगह ढूंढते हैं, परमानेंट रेजिडेंस बनाते हैं प्रॉपरली, तब उनके पास वोटिंग राइट्स आते हैं। तो इस तरीके से जब उनको अवेयर किया जाएगा देन ओनली दे कैन अवेल दीज राइट्स, जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि जो अदर जो अदर ग्रुप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं सोसाइटी में, वो कौन से हैं, वो हैं ट्राइबल्स। ट्राइबल्स कैसे, क्योंकि ट्राइबल्स को आप देखते हो कि ये लोग पहले से जो है जंगलों में रहे हैं, है ना, आउट ऑफ सोसाइटी। इन लोगों का एक अलग कल्चर रहा है, उसको फॉलो करते थे फॉरेस्ट एरियाज़ में रह के। अब जब इन लोगों का धीरे धीरे असिमिलेशन हो रहा है सोसाइटी में, तो आप देखोगे ये भी काफ़ी मार्जिनलाइज सोसाइटी है, बिकॉज इनके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, इनके पास कोई लाइवलीहुड के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ये लोग आपके फॉरेस्ट में सस्टेन करते थे हंटिंग एंड गैदरिंग करके, बट जब सोसाइटी में असिमिलेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो इनके पास वो वाले राइट्स चले गए, बिकॉज गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए फॉरेस्ट पे, और इनके पास सोसाइटी में कोई और काम करने को नहीं था। तो ये लोग भी सीधे सीधे स्लम डवेलर्स की तरह जो लो वेजेस वर्क है इसमें इन्वॉल्व होने लगे। ठीक, तो इनकी लैंड भी ले ली गई और इनको जो जगह मिली उसमें इनफ जगह नहीं थी कि एवरीबडी कैन लिव पीसफुली, या फिर स्पेशियस नहीं थी जगह जैसे पहले इनके पास फॉरेस्ट के फॉर्म में होता था। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे अगर कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से इनका रिसोर्सेज पे प्रॉब्लम आती है, जैसे एग्जाम ये दिया हुआ है, प्रेशर फ्रॉम कमर्शियल इंटरेस्ट वांटिंग टू माइन द रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है, ये एक फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर कोई ट्राइब रहती है, ठीक है, ये कोई ट्राइब रहती है, बट इस एरिया में गवर्नमेंट ने देखा कि या किसी कंपनी ने फाइंड किया कि यहाँ पर कोल की क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर पेट्रोलियम ज़्यादा है, कुछ आपको मतलब देखना है कि कोई भी फॉर्म ऑफ रिसोर्स ज़्यादा है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पर इशू करेगी और जितने लोग यहाँ पर रह रहे होंगे इनको मूव आउट कर देगी कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, यहाँ पर रिसोर्स है मिले हैं। तो गवर्नमेंट इसको किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है माइनिंग करने के लिए, है ना, और क्या करेगी गवर्नमेंट जो है दूसरों को प्राइवेट कंपनी को बुलाएगी कि आप यहाँ पर माइन करो। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है, जो ट्राइबल्स होते हैं ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो इनके जो रिसोर्सेज थे वो इनसे छिन गए, इनके रहने की जगह इनसे छिन गई, एंड दैट वाज प्रॉब्लमैटिक फॉर देम, बिकॉज उनकी लाइफ जो डिपेंडेंट थी पहले वो अचानक से शिफ्ट हो गई। तब इनके पास कोई और काम नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे कि आप देखोगे कि तो इनके लिए प्रॉब्लम्स ये स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए इनको वहाँ पर जगह खाली करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट क्लियर किया जाएगा, वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट होगा, तो इनको अपनी जो ओरिजिनल लैंड थी जो इतने साल से वहाँ पर रह रहे थे उसको गिव अप करना पड़ा, और इनको सोसाइटी में
असिमिलेट करने के लिए फिर स्लम्स में रहना पड़ेगा या फिर मार्जिनलाइज तरीके से इनको रहना पड़ेगा। तो मार्जिनलाइज्ड मतलब हो जाएगा कि मार्जिन्स पर आ जाएंगे और जो चीज़ें ये लोग पहले बहुत आराम से कर रहे थे बट उनके लिए अब इनको प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। क्योंकि अपनी लाइफ सस्टेन करना, अचानक से पूरी चीज़ें चेंज हो जाना इज़ प्रॉब्लमैटिक फॉर एवरीवन। तो जब आप देखते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बेसिक तरीके से लाइफ जी रहे थे और जब सोसाइटी में आएंगे तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से वहाँ पर वैल्यूज़ होंगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, तो उन चीज़ों को समझने में, अडाप्ट करने में इनको टाइम लगेगा, जिससे ये लोग सेक्लूडेड हो जाएंगे सोसाइटी से, ठीक है। तो फिर आप देखते हो कि डेवलपमेंट से इनका जो है आप वो होता है इंडेंजर होता है इनका हैबिटेट, इनका रहना, इनकी सोसाइटी, इनका कल्चर। और सिमिलर चीज़ें आप देखोगे कि सिर्फ ट्राइबल्स की बात है, मैक्सिमम तो ट्राइबल्स होता है, बट आप कहीं पर भी पाओगे कि अगर मान लेते हैं कोई डेवलपमेंट है हो रहा है, वहाँ पर आसपास के एरिया के लिए अगर गवर्नमेंट ने ज़मीन ले ली है, देन यू विल फाइंड कि वहाँ के लोगों के लिए भी चीज़ें चेंज होती हैं। भले ही उनको पेमेंट मिलती है, चीज़ें उनको दूसरी जगह ज़मीन मिल जाती है, पेमेंट मिल जाता है, वॉट एवर गवर्नमेंट डिसाइड्स, बट जो एक जगह पर बहुत पहले से रह रहे थे, वहाँ पर चीज़ें सस्टेन कर रहे थे और अडाप्ट कर लिया था, उसको स्विच करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, टू ट्राई एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स कैन नॉट बी अ सिंपल मैटर फॉर एनी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि एजुकेशन, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप देखोगे कि जैसे एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट ने कहा कि एवरी बडी इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, तो सबके लिए इक्वल है, बिल्कुल सही बात है कि ईच एंड एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर सबको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। बट हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ द सोसाइटी में, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में एजुकेशन की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो, बिकॉज वहाँ पर पहले से खाने की कमी हो, चीज़ों की कमी हो, है ना, हाइजीन, हेल्थ, सैनिटेशन, जब ये सारी चीज़ें लैक कर रही हैं वहाँ पर, तो एजुकेशन आएगी बट उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें तुरंत इम्प्रूव नहीं होती हैं। एजुकेशन आप देखो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है ना, इट विल गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स आफ्टर 10-20 ईयर्स। तो अगर आपको चीज़ें देखनी है कि सबको राइट्स इक्वली प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो हाँ प्रोवाइड करती है, बट इसको बहुत आप इजीली नहीं समझ सकते हो कि इजीली ले नहीं सकते हो, एज इन कि सबको अगर एक ही राइट प्रोवाइड कर दिया तो हाँ सबका डेवलपमेंट होगा, नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरीबडी हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिफरेंट क्या कहते हैं नीड्स होंगी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, जिसको चीज़ों को सही करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके से अप्रोच लानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर बात करी गई है कि द राइट्स ऑफ द वन ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट्स ऑफ अनदर, ठीक है, इसकी बात करिए तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी एक ग्रुप के राइट है, जैसे अगर हम लोग बात करें अपनी कंट्री की, हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हम लोगों को चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट डेवलपमेंट करे, डैम्स बिल्ड करे, रोड्स बिल्ड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, ठीक है, माइनिंग करे, चीज़ों को एक्सपैंड करे कंट्री की इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे हमारे राइट्स हैं, ये हमारी नीड्स हैं। बट आप इसी जगह पर देखो ट्राइबल्स की बात अगर कर लेते हैं सिमिलर लेवल पे, तो अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में कोई रिसोर्स मिल रहे हैं तो वहाँ पर ट्राइबल्स की लाइफ इफेक्ट होगी अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, यस और नो। तो आप देखते हो कि वहाँ पर अगर कोल मिला है, कोई रिसोर्स मिला है, तो उसको डगअप करने के लिए फॉरेस्ट हटाया जाएगा, और फॉरेस्ट रिसोर्स हटाया जाएगा तो किसकी प्रॉब्लम्स होंगी? ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। तो आप देखो कि हमारे राइट्स उनके राइट्स से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो इक्वल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ ली जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, इक्वल राइट्स, हमने बोला ना इक्वल राइट्स, तो इक्वल राइट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं तो आप देखोगे कि 6 लोगों में से ऐसा नहीं होगा किसी की कुछ और नीड होगी, इन दोनों की कुछ और नीड होगी, इसकी और इन तीनों की कुछ और नीड होगी। तो आपको देखना है गवर्नमेंट का इक्वल राइट्स का मतलब ये है कि इस तरीके से चीज़ों को अप्लाई किया जाए कि उनकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो सके, है ना। सबकी नीड्स तो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते हो, ये तो सिंपल सा एक कॉमन सेंस है, बट स्टिल गवर्नमेंट का अप्रोच रहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिटीजन्स की नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ बाय गिविंग दैम राइट्स। तो इक्वल राइट्स का मतलब ये नहीं हुआ कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ बना दी गई और जो सब पर लागू हो जाएंगी, भले ही वो कितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हों, कितनी भी डिफरेंट नीड्स हों।
है ना। अगर डेवलपमेंट की बात करी है तो डेवलपमेंट की हम बात करें तो एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स की फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का लॉस हो रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है हमको, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अब हमें प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट, तो हम रिसोर्स माइन नहीं कर सकते हैं, तो एक राइट तो बच रहा है सोसाइटी का, दूसरी सोसाइटी का या पार्ट ऑफ सिटीजन्स का राइट्स हैम्पर हो रहा है डेवलपमेंट का। तो गवर्नमेंट को एक मिडल पाथ लेना पड़ता है, मध्यम मार्ग, है ना। बुद्धिज़्म में आपने देखा है, बुद्धा ने जो बताया है मध्यम मार्ग, तो सिमिलर तरीके से चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, कि सबकी अपनी डिफरेंट नीड है और उन डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक यूनिफॉर्म अप्रोच आप नहीं ले सकते हो, आपको एक जनरल अप्रोच लेनी पड़ेगी जिससे मैक्सिमम लोगों की क्या कहते हैं नीड्स पूरी हो सकें। ठीक, तो अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ओवर द टाइम जो चीज़ें चेंज होती हैं सोसाइटी में, तो वो आपके नए डिमांड जनरेट होती है, नई डेवलपमेंट की नीड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आज से अगर 100 ईयर्स पहले की बात करें तो उस समय लोगों की कुछ और डिमांड रही होगी, 50 ईयर्स अगो कुछ और डिमांड रही होगी, 10 ईयर्स अगो कुछ और डिमांड रही होगी। तो दीज थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन इवॉल्विंग। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आती है कि जो वर्ल्ड सिचुएशन है, इकोनॉमी है, सोसाइटी की डिमांड है, ये आपके मीनिंग और राइट्स ऑफ सिटीजनशिप को कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है, कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनिक फॉर्म देता है। कि आज सिटीजनशिप की मीनिंग ये है कि सोसाइटी को जो है सिटीजन्स को कंट्री प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स, है ना। तो इस थ्रेट्स में आप देखोगे, पहले के थ्रेट की अगर बात करें तो वॉर, बैटल्स, इन सब की बात करते हैं। आजकल के थ्रेट्स आप देखोगे तो एआई का मिसयूज़, है ना, साइबर थ्रेट्स, आपके फाइनेंशियल थ्रेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें एवर एक्सपैंडिंग होती जा रही हैं। तो आपको ये समझना है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे ही सिटीजनशिप के इंटरप्रिटेशन और राइट्स जो होते हैं वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होते जाते हैं विद इवॉल्विंग सोसाइटी। ठीक, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप वुड मीन दैट प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन्स शुड बी वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मतलब जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई लॉ बनाएगी, तो उसका वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब उसको ध्यान में रख कर बनाएगी कि हमको लोगों को इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन देने हैं सारे सिटीजन्स को। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं माइनिंग के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी एरिया में माइनिंग होगी, तो ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल डेवलपमेंट चाहता है, उनके आप राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, बट साथ ही साथ आपको जो वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ शुड बी फॉर्मुलेटेड अंडर दिस अम्ब्रेला टर्म की इक्वल राइट्स एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो आई होप इस पार्ट में आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिटीजन्स एंड नेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे।